students, how are you? Welcome to you online classes CR International School. Now I hope that you will be safe at your home. You will be well and safe. Okay? Now we are going to start class 10th Political Science lesson 1. लेसन का नाम है पावर शेयरिंग। आज हम सत्ता की साझेदारी अपनी बुक पॉलिटिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक विज्ञान। इसका फर्स्ट लेसन है सत्ता की साझेदारी। देखिए, सत्ता की साझेदारी कहते किसे हैं? सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता का मतलब होता है शासन, सरकार, एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति जो कुछ लोगों के समूह के साथ एक देश की व्यवस्था को चलाती है, वो सत्ता शासन व्यवस्था कहलाती है। सत्ता की साझेदारी और फिर उस सत्ता को, उस सरकार को विभिन्न अंगों में बांट देना साझेदारी कहलाता है। उसका साझा कर लेना, जैसे कि आपस में क्यों किया जाता है सत्ता की साझेदारी को? जितने भी जो हमारी गठबंधन सरकारें हैं या जो भी हमारे दल है, राजनीतिक दल कौन सकते हैं? बड़ी बड़ी पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी, आपकी ये बीजेपी पार्टी, इनेलो पार्टी, सर्वदलीय पार्टी, कितनी बड़े बड़े जो राजनीतिक दल होते हैं वो कहलाते हैं राजनीतिक दल, पार्टियां। ठीक है। अब जो सत्ता की साझेदारी है ये क्यों की जाती है? आपस में बनी नीतिगत सहमति को जताने के लिए कि किसी भी मुद्दे को लेकर जब दो दलों के बीच, दो सरकारों के बीच, चाहे वो गठबंधन की ही सरकारें हों। गठबंधन का मतलब समझते हो आप क्या होता है? जब स्पष्ट बहुमत से सरकार नहीं बन पाती है तो जब दो या दो से ज्यादा दल मिलकर सरकार को बनाते हैं, जैसे कि आप अपने यहाँ इस साल जिस सरकार का गठन हुआ है ये गठबंधन की सरकार से माना। ठीक है। तो आपस में बनी नीतिगत सहमति चाहे दलों के अंदर हो या गठबंधन सरकारों के बीच में हो, वो सत्ता की साझेदारी कहलाती है। सरकार को विभिन्न हिस्सों में बांट देना, विधायिकाओं में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। ये तो इसके विभिन्न इसके पार्ट्स हैं। और सरकारें, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें क्यों बांटा जाता है? ताकि काम आसानी से हो सके। अब हमारा एक अगला टॉपिक शुरू होता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए, क्यों जरूरी है? किसी भी देश में सरकार काम कर रही है, ठीक से कर रही है, तो क्या जरूरत पड़ी हमें दोबारा से उसकी साझेदारी करने की? तो देखो, बहुत जरूरी है। उसके कुछ कारण देखिए। क्या? नीतियों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने के लिए अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो एक व्यक्ति के हाथ में ही सारी शासन व्यवस्था आ जाएगी, जिससे वो एक निरंकुश रूप में शासन कर सकता है। उसकी शक्तियों पर उन नियंत्रित करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए और उसकी कार्यों को प्रभावित करने के लिए सत्ता की साझेदारी होनी जरूरी है, ताकि उसके मन में भी ये भय है कि मेरे साथ मेरी कोई सहभागी पार्टी भी है, कोई सरकार भी है जो मेरे को इस तरह से बाधित कर सकती है, कहीं भी कुछ किसी भी निर्णय में मुझे गलत निर्णय लेने से रोक सकती है। ठीक है। एक तंत्र और लोकतंत्र के विकास के लिए, एकता और लोकतंत्र, इस तरह से देश है। सत्ता की साझेदारी क्यों की जाती है? देश में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, बहुसंख्यक भी है, अल्पसंख्यक भी है, दलित भी है, जनजातीय लोग भी रहते हैं। तो सभी को साथ लेकर एक करके चला जाए, जिसके कारण लोकतंत्र का विकास हो। तो इसलिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिरता लाने के लिए। राजनीतिक का मतलब होता है राज्य से संबंधित, सामाजिक का मतलब, आर्थिक का मतलब होता है धन संबंधित, और सामाजिक समाज की व्यवस्थाएं बनाकर रखना, और सांस्कृतिक जो हमारी सभ्यताएं हैं, कल्चर है, उसमें स्थिरता लाने के लिए अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा खड़ी हो सकती है, जो आने वाले फ्यूचर में किसी झगड़े का कारण बन सकती है। इसलिए इन
राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्कृति को स्थिर रखने के लिए भी हमें सत्ता की साझेदारी करने की जरूरत पड़ती है। भाषाई समस्याओं तथा हिंसा को कम करने के लिए, जैसे देश में आए दिन दंगे भड़कते हैं, कोई धर्म के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कई जगह पे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसी समस्याओं से तथा आपस में मारकाट, हिंसा का मतलब होता है आपस में मारकाट, सांप्रदायिक दंगों का रूप ना ले, इस तरह की समस्याओं को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी की जरूरत पड़ती है। उसके पश्चात साझेदारी, क्या साझेदारी है, क्या किस किस के बीच की जा सकती है। साझेदारी की जरूरत तो हमें पड़ गई कि भाई इन कारणों से, लेकिन करेंगे कैसे, किस चीज को हम इकट्ठा कर देंगे। जैसे देखो, शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उनको क्रियान्वित करती है, उनको लागू करती है, और न्यायपालिका उनसे संबंधित जितने भी कानूनी निर्णय होते हैं उनको निपटाती है, उनसे संबंधित जो भी न्यायिक मसले होते हैं उनको सुलझाती है। तो ये शासन के 3 मुख्य अंग हैं। इन तीनों अंगों का भी बंटवारा आपस में हो जाता है कि विधायिका ने कुछ किया, उसकी साझेदारी कार्यपालिका ने की, कार्यपालिका की साझेदारी न्यायपालिका। इस प्रकार कहने का मतलब ये कि तीनों मिलकर एक व्यवस्था को कायम करते हैं, देश की व्यवस्था को चलाने में, देश के कार्यों में सहयोग देते हैं। एक अकेले किसी भी व्यक्ति की, किसी भी संस्था की अकेले के बस की बात नहीं है। इसलिए इन तीनों अंगों में सत्ता को साझेदारी करनी होता है। फिर सरकारों में सबसे बड़ी होती है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार और फिर पंचायत। तो सबकी अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, अपने अपने कार्य होते हैं, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कम करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार को ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो इन राज्य सरकार और पंचायत जो भी स्थानीय सरकारें हैं उनके मामलों में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये बड़ी सरकार है और बड़ा जो भी होता है उसका दायित्व बनता है कि व्यवस्था को संभालना, अगर उसे कहीं गड़बड़ लगती है तो। ठीक है। अगला, सामाजिक समूहों, बहुसंख्यक। समाज में बहुत तरह के समूह रहते हैं। बहुसंख्यक, जिस बहुसंख्यक का मतलब होता है कि जो संख्या में ज्यादा हो, यानी आधे से भी ज्यादा संख्या हो। अब हम बहुसंख्यक को कई तरह से इसका मीनिंग लेते हैं। देखो, सब अपने अपने शब्दों में इसकी अलग अलग परिभाषा देते हैं। संख्या में ज्यादा लोग, और ज्यादा भी कितने, आधे से ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, मन चाहे ढंग से शासन करने की कोशिश करते हैं, अल्पसंख्यकों को दबा देते हैं। और नियम बनाने में भी कभी भी कुछ भी देखो तो बहुमत जिनका होता है, जो संख्या में ज्यादा लोग होते हैं, बहुमत के आधार पर अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो हमेशा उनकी ही जीत होती है, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है, वोट उनके पास ज्यादा आएंगे। अगर वोटों की संख्या के आधार पर कोई निर्णय होगा तो चाहिए कि बहुमत संख्या जो भी है देश में उनकी मनमानी हो, उनकी चलेगी, और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। मान लो कोई निर्णय लेती है तो सरकार भी ये देखेगी कि ज्यादा संख्या में कौन से लोग हैं, उनकी बात को मानी जाए। मान लो मैं ही कह देती हूँ कि चलो आज हम क्लास को ड्रॉप कर देते हैं, बताओ किस किस के मन में नहीं आज की क्लास लेने की, तो जितने लोग कहेंगे ज्यादा संख्या में कि मैडम आज मन नहीं है, आज मत पढ़ो, तो तभी मैं क्लास को ड्रॉप करूंगी। भाई इतने बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, 8-10 बच्चों के पीछे आज तक क्लास को छोड़ दूँ। यानी मैंने इस निर्णय पे अपने डिसीजन लिया कि संख्या में जो ज्यादा है, ठीक है, अल्पसंख्यकों की बात का कम महत्व होता है जहां बहुमत की संख्या ज्यादा होती है, बहुसंख्यक। ठीक है, आपको लगता है क्लियर हो गया होगा ये। अब उसके बाद सत्ता की साझेदारी में अब हमारा बात चल रहा था विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है संख्या में कम लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, देश में जितने लोग हैं उनमें से कम। जैसे हमारे यहाँ बौद्ध लोगों की संख्या कम है, ठीक है, हिंदू धर्म की ज्यादा है, तो हिंदू धर्म क्या है, बहुसंख्यक, और बौद्ध लोग क्या है, अल्पसंख्यक। ठीक है, धर्म के आधार पे, भाषा तंत्र के आधार पे दलित वर्ग भी है आपका, इसमें स्त्री समूह भी है, ताकि इनसे कोई भेदभाव ना हो, इनको भी समाज में पुरुषों के समान दर्जा मिले।
जनजातीय समूह है, जो आदिवासी हैं, एक तो होते जनजातीय समूह, एक जन अनुसूचित जनजाति जो कि कबीलों में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं। तो इस तरह से इन लोगों के हितों की रक्षा हो। बेशक ये संख्या में कम हो, लेकिन एक देश में रहते हैं, इसलिए सरकार की ड्यूटी बनती है, ये दायित्व बनता है कि वो सभी के हितों को लेकर साथ में चले, अनदेखा ना करे। इस तरह से आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया कि सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता की साझेदारी होनी क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, अगर नहीं करते हैं तो इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो बताया मैंने, और साझेदारी किस किस के बीच हो सकती है। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं, आपको मैं 2 देशों के उदाहरण दूंगी इस लेसन में, बेल्जियम और श्रीलंका। 2 देश दिए गए हैं जिनके उदाहरण में आपको देते हैं, जिससे आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, बेल्जियम एक देश है, ये यहाँ पर इसकी जो सीमा है वो नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कितने देशों के साथ आके और लम्सबर्ग, 4 देशों के साथ। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बेल्जियम की सीमा किसी एक देश के साथ बताइए, किसके साथ बनती है, 2 देशों के साथ बताइए, 3 के साथ, इसलिए मैं आपको 4 बताना है। कौन कौन से? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लम्सबर्ग। इन 4 देशों के साथ बेल्जियम की सीमा लगती है। और अगर देखा जाए तो ये बेल्जियम हमारे हरियाणा से भी, हमारे भारत में, भारत के हरियाणा से भी छोटा राज्य है। इसकी आबादी 1.1 करोड़ के लगभग होगी। ठीक है, और इसकी जो जातीय बनावट है वो बड़ी डिफिकल्ट है, बड़ी पजलिंग है। मतलब इसके विषय में बहुत गहराई से और बहुत ध्यान से आपको, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है। जब तक आप विद इंटरेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में लेकर चलेंगे, आप भूल जाएंगे, और एक बार समझ आ गया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये भी मेरी श्योरिटी है। ठीक है, देखो अब मैं उदाहरण देते हैं आपको इसका बेल्जियम का। ये नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लम्सबर्ग के साथ लगता हुआ देश है और यूरोपीय संघ है, पश्चिमी यूरोपीय राज्यों का संघ कहा जाता है इसे। ठीक है, और सबसे इसमें जो भी जनसंख्या है वो इस्लामिक है, इस्लाम धर्म से मानती हुई जनसंख्या रहती है। अब देखो इसकी जातीय संरचना किस तरह से जटिल है। अब जातीय संरचना किसी कहा जाता है, हम बार बार कह रहे हैं जातीय संरचना, जातीय बनावट भी है क्या। देखो, ऐसे लोगों की साझी संस्कृति पर आधारित एक सामाजिक विभाजन है। कुछ लोगों की सामाजिक संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। शारीरिक बनावट एक जैसी होनी चाहिए, उनकी कल्चर एक जैसी होनी चाहिए, संस्कृति सभ्यताएं एक जैसी होनी चाहिए, बेशक वो उस देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हो। यानी किसी, अगर हमें किसी क्षेत्र की जातीय बनावट का वर्णन करना है, जैसे अपने भारत की या अपने इसकी बेल्जियम की, श्रीलंका की, तो हम किस तरह से करेंगे, हम ये देखेंगे कि वहां पर तो कैसे लोग हैं, किस धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं, किस भाषा को बोलने वाले ज्यादा हैं, किस संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए लोग ज्यादा हैं। इस तरह से हम उस जातीय बनावट का नाम दे देते हैं। अब देखिए, जो बेल्जियम है इसमें इसकी राजधानी और बेल्जियम दोनों में लेकर तनाव था, दोनों की स्थिति डिफरेंट थी। ध्यान दीजिएगा जरा इस टॉपिक पर, प्लीज लिसन मी। देखो, यहाँ मैंने ये डायग्राम बना, इसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, जो बेल्जियम है यहाँ पर 59% डच लोग रहते हैं। इसके एक एरिया में 59% डच लोग होते हैं, 1% इसमें जर्मन बोलने वाले, जर्मनी की भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा। 59% जो लोग हैं ये डच भाषी हैं और 40% फ्रेंच भाषी हैं। इस प्रकार यहाँ इसकी राजधानी जो इसमें जो इसका क्षेत्रफल है वो हरियाणा से भी छोटा, मैंने आपको बताया। जातीय संरचना में बता रही हूँ, भाषा के आधार पर यहाँ थोड़ा सा विभाजन 1950 और 60 के दशक, 1950 एंड 1960 में यहाँ पर एक बहुत बड़े गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। इतनी ज्यादा कि लोगों को अपने घर बार छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना पड़ा, किसी दूसरे जगह पर शरणार्थी बनकर गए। देखो, एक तो कोई यहाँ रहता है अपने घर में बड़े लोग से, और एक दूसरे के घर में जाकर रहे तो वो लोग नहीं रह पाता,
इसी तरह से अपने देश में रहते हुए जब लोग बहुत तंग हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिसके कारण उन्हें अपना छोड़ना पड़ता है जगह को, तो वो कहीं जाते हैं तो दुखी मन से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को फैसले पर ध्यान देना चाहिए और एक सुलझा हुआ फैसला लेना चाहिए, जैसे कि बेल्जियम की सरकार ने अंत में किया था। इसने एक सामुदायिक तीसरे नंबर की सरकार का गठन किया था, जिसको मैं अभी समझाते हुए चल रही हूँ। देखिए, पहले हम अपने टॉपिक को इसको क्लियर करते हैं जिसको लेके चल रहे हैं। यहाँ जो आपका ये बेल्जियम था, इसकी जातीय संरचना में 59% डच भाषी थे, 40% आपके यहाँ फ्रांसीसी भाषी थे। देखो, जो 59% डच भाषी थी ये रहते थे फ्लेमिश इलाके में। आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, 1 वर्ड्स में, कि 59% डच भाषी लोग कहाँ रहते हैं, या किस इलाके में डच बोलने वाले लोग ज्यादा संख्या में थे, कहाँ पर, इसमें बेल्जियम। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? 59% डच भाषी लोग फ्लेमिश इलाके में रहते थे, और इसी तरह से 40% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे, जो कि वेलोनिया में रहते थे, इसी का एक क्षेत्र था, वहां पर रहते थे, और केवल 1% जर्मन बोलने वाले थे। इस तरह से 100 क्या हो गया ये आपका कुल टोटल पॉपुलेशन। आप उसके बाद ही देखिए, आप तनाव की स्थिति क्यों बनी, उसका भी कारण है। देखो, राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ पर 20% लोग डच भाषी, उल्टा हो गया। देखो, समझना एक बार इस चीज को, जो आपकी जो बेल्जियम था वहां पर 59% डच भाषी थे, संख्या ज्यादा थी होगी, लेकिन ब्रुसेल्स में 20% रह गए, इनकी संख्या होगी कम। देखो, विवाद हो गया ना थोड़ा, वहां बहुमत डच भाषी और यहाँ अल्पसंख्यक हो गया, तो दोनों में झगड़ा। अब ना तो इनकी बात यहाँ मानी जा सकती थी, उधर मानते हैं तो इनका ही तो ये भी तनाव का कारण बना था। दूसरा रीजन, जो वहां पर 40% बेल्जियम में 40% फ्रांस भाषा बोलने वाले लोग थे, यहाँ उल्टा हो गया, 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग वेलोनिया। तो मान लो इतना अंतर कि हम भारत में राजधानी हमारी दिल्ली है, वहां कुछ सिचुएशंस है और हमारे यहाँ हरियाणा में कुछ है, तो जरा, क्योंकि सरकार किस आधार पर निर्णय लेगी? सरकार तो राजधानी के हिसाब से लेती है, तो भी गलत है, बाकी देश के लोगों को क्या होगा? और अगर सबको देखा करके वहां के निर्णय लेते तो बाकी लोग असंतुष्ट होंगे। तो इस तरह से सरकार ने क्या किया कि तीसरी सरकार की स्थापना की, बाद में ये टॉपिक चलेगा, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर जो तनाव का मेन कारण था वो क्या हुआ? देखो, फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे ये संख्या में कम थे, अल्पसंख्यक थे, लेकिन अल्पसंख्यक होने के साथ साथ इनमें क्या क्वालिटी थी कि ये धनी लोग थे, पैसे वाले थे, शक्तिशाली थे, प्रभुत्व के मालिक थे, इनकी चलती फिरती थी। तो अब देखो, संख्या में कम है लेकिन चलती में उनकी, तो बेशक संख्या कितनी है, जिन लोगों की चलेगी पावर उनके हाथ में, यहाँ चल रहा। और दूसरी तरफ जो लोग संख्या में ज्यादा थे, जैसे कि डच भाषी, ये संख्या में ज्यादा थे, लेकिन ये तुलना में देखे जाए कम समृद्ध थे, कम धनी थे, कम ताकतवर थे। तो टकराव का कारण मेन होता है यही, जो संख्या में ज्यादा उनके पास ताकत नहीं, पैसा नहीं, शक्ति नहीं, और जो संख्या में कम वो शक्तिशाली, हर चीज में पैसे देगी, धन दौलत देगी, पावर देगी। तो अब सरकार के सामने विकट समस्या होगी, इसको कैसे सुलझाए। और धीरे धीरे इस तरह की जो सामाजिक असमानताएं आई दोनों समूहों के बीच, डच भाषी और फ्रेंच भाषी, 1% तो जर्मन थे, इनका तो कोई बोले नहीं जाएगा, ये तो इधर भी बोले, तो इनकी तो कोई उस समय ज्यादा महत्व इन दोनों पार्टी से, डच और फ्रेंच भाषी। तो सामाजिक असमानताओं के कारण समाज में इस तरह की असमान बातें थी, इसके कारण यहाँ बेल्जियम में तनाव हुआ। आपसे पूछा जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए, आप उस आंसर को देने में समर्थ हो, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलो। आप उसके बाद देखो इसका परिणाम क्या हुआ। तनाव का कारण जब भी कहीं बनता है, किसी भी देश में बनता है, तो गृह युद्ध की सी स्थिति बन जाती है। युद्ध किसके कहते हैं? किसी भी हिंसा को लड़ाई। और गृह युद्ध जब दो घरों के बीच में युद्ध, वो नहीं, एक देश के बीच में युद्ध, एक देश के बीच में रहने वाले नागरिकों के बीच में ही हिंसा हो जाए, मारकाट होने लगे, युद्ध जैसी स्थिति बन जाए,
एक देश के नागरिकों के बीच में, तो वो क्या कहलाता है, गृह युद्ध। इस तरह की हिंसक लड़ाई छिड़ गई और उसका परिणाम क्या हुआ, रोज आए दिन आपसी टकराव होते, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी फ्रेंच भाषी को कोई चीज नहीं भाती तो कभी डच भाषी को, हर दिन हर मुद्दे पर विवाद चलने लगा। लोगों को धीरे धीरे एक अपना ही देश छोड़कर इतनी अशांति, इतनी अराजकता फैल गई कि वहां उन्हें असुविधा होने लगी, भेदभाव होने लगा। देखो, इंसान हर चीज को झेल लेता है लेकिन भेदभाव को नहीं झेल पाता, और जिस देश में वो रहते हैं, अपने मातृभूमि में, अपने घर जैसा उन्हें एटमोस्फेयर मिलता है, वहां अगर उनके साथ पक्षपात होता है तो लोग धीरे धीरे उस जगह को छोड़कर जाने लगे, और जब गए भी की स्थिति में शरणार्थी ही बनकर दूसरों के यहाँ शरण लेने लायक हो, ना तो अपने ही देश में उनकी सुनेंगे, ना किसी दूसरी जगह उन्हें इज्जत मिली। तो इससे क्या, उनकी मानसिक शांति भंग हो और देश का धीरे धीरे जो देशभक्ति की भावना होती है वो खत्म हो। आपस में दो ग्रुपों में, दो खेमों में उनकी आपस के दो सामाजिक समूह में झगड़े होने लगे। इससे क्या हुआ, लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सरकार को लगने लगा कि भाई ये विषय तो कुछ ऐसा है जिसको विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, कि ना तो अल्पसंख्यकों का अहित हो, ना बहुसंख्यकों को ज्यादा शक्ति मिले, ज्यादा ताकतवर हो, तो बीच का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। इसके रहते उन्होंने खूब विचार विमर्श किया, बड़े बड़े मंत्रियों की सभा बैठी और एक तीसरी सरकार बनाई गई। तो सरकार से पहले एक ब्रुसेल्स में, एक बेल्जियम, भाषाओं के आधार पर बना नहीं सकते थे, तो इन्होंने एक तीसरी ऐसी सरकार बनाने, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें पहले, ठीक है। अब इन्होंने ऐसी तीसरी सरकार का स्थानीय लेवल पर बनाने की सोची, ताकि सभी के झगड़ों को सुलझाया जा सके, सभी की बातों पर ध्यान दिया जा सके और सभी ग्रुपों को, सभी खेमों को, सभी समूहों को एक समान न्याय, ठीक है। वो टॉपिक हम पढ़ेंगे कल, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाला है। देखिए, किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह से पढ़ाना पड़ेगा, आप लोगों को इस तरह से क्लासेस में मिलेंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे जुलाई तक की परेशानी, उसके बाद हम स्कूल में जाके जैसे पहले चल रहा था उस रूटीन में आ जाएंगे, लेकिन कोविड-19 के चलते ये संभव नहीं हो पाया। और कब तक आप लोगों का नुकसान पड़ेगा, 10th की पढ़ाई है, कब तक आप ऐसे बैठे रहोगे, आप क्या करते, एकदम से पेपर भी आ जाएंगे, जो चीज है वो होगी। तो इसलिए, और फिर हमारे पास वक्त नहीं बचेगा, ना तो आप इतना समय बचेगा कि हम आपको पूरी डिटेल से समझा सके। इसलिए स्कूल वालों ने, हमारी मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल मैम ने ये सुविधा मुहैया कराई प्रत्येक टीचर को कि हम आपको अच्छी से क्लास दे सके। तो आप लोग भी, आप ही की भलाई के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप ही हमें कोऑपरेट कीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको सुनिए, समझिए, बार बार देखिए, लिखकर देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तभी आपको याद हो पाएगा, अदरवाइज आपको याद नहीं होंगे। और जैसे स्कूल में पढ़ाते थे वैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो किसी तरह की मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत होती है, आप वीडियो को सुनिए, क्वेश्चन हमसे पूछिए, लेकिन अपने काम को रोकिए मत, लापरवाही मत कीजिए। पहले बहुत समय वेस्ट हो चुका है, कृपया अपने सिलेबस पर, अपने स्टडी पर फोकस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। इससे अगले टॉपिक को हम कल ठीक है। आज के लिए नहीं, स्टे होम, सेफ, ओके।